एक छोटे से गांव में नीलम अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। गुड़िया बहुत छोटी थी जब उसके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद नीलम ने अकेले ही आटा चक्की चलाकर अपने घर की आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखा। समय के साथ उसकी बेटी गुड़िया बड़ी हो जाती है और एक दिन, माँ कुछ पैसे दो ना, मेरे सभी दोस्त बाजार जा रहे हैं, मुझे भी बाजार जाना है। अच्छा ठीक है गुड़िया बेटा, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन तू एक काम कर, ये कुछ पैसे रख ले और इनसे सब्जियां ले आना, और जो पैसे बच जाए उनसे कुछ खा लेना। अब गुड़िया उन पैसों को लेकर खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ बाजार चली जाती है, जहाँ सबसे पहले वो अपने दोस्तों के साथ कुछ सब्जी खरीदती है और बचे हुए पैसों से अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाती है। अब वो लोग बाजार से घर आने लगते हैं कि तभी रास्ते में एक चूड़ी वाला मिलता है। अरे ओ बिटिया, बिना हमसे हमारी चूड़ी लिए कहाँ चली? देखो कितनी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चूड़ियाँ लाए हैं हम तुम सबके लिए। चूड़ी वाले के बेचने के इस अंदाज से गुड़िया की दोस्त रीता को उसकी चूड़ियाँ बहुत पसंद आती है और गुड़िया की दोनों दोस्त रीता बबीता गुड़िया से कहती है, गुड़िया देख, उस चूड़ी वाले के पास कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं, और तुझे तो चूड़ियाँ बहुत पसंद है ना। चल चल हम सब उससे चूड़ियाँ लेते हैं। नहीं तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। पर क्यों, क्या हुआ? प्लीज गुड़िया, अब हर बार की तरह इस बार ये मत कहना कि तुम्हारे पास चूड़ियों के लिए पैसे नहीं है। पर मेरे पास सच में पैसे नहीं है, इसीलिए तुम दोनों चूड़ियाँ खरीद लो, मैं फिर कभी खरीद लूंगी। गुड़िया तुम्हारा तो रोज का यही कहना है, जब भी तुमसे कुछ लेने के लिए कहो तो तुम हमेशा यही बहाने मारती हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। हम तो गलती करते हैं तुम्हारे साथ कहीं भी आकर। मैं तो चली चूड़ियाँ खरीदने। चल बबीता। गुड़िया तुम रीता की बात का बुरा मत मानना, ये तो पागल है। और रीता तुम तो जानती हो ना, गुड़िया की माँ आटा चक्की चलाकर कितनी मुश्किलों से घर का गुजारा कर रही है। गुड़िया और उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं है जो वो रंग बिरंगे सामान खरीद सके हमारी तरह। इसीलिए गुड़िया तुम अभी से थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाना शुरू करो, और जिस दिन तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तुम भी चूड़ियाँ खरीद लेना। बबीता की बातें सुनकर अब गुड़िया भी ठान लेती है कि वो भी जल्द से जल्द चूड़ियाँ खरीदेगी, और इसलिए वो रोती हुई घर जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है, बबीता ने तुझे कितनी अच्छी बात सिखाई है और तू उसी की बात का बुरा मान रही है। और सही तो कहा बबीता ने कि तेरे पापा नहीं हैं। अगर तेरे पापा होते तो तुझे हर चीज के लिए दुखी नहीं होना पड़ता। पर माँ आपके पास कभी पैसे नहीं रहते, चूड़ियाँ बहुत महंगी नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे चूड़ी नहीं दिलाती। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी गुड़िया, इस बार जो पैसे मुझे मिलेंगे उन पैसों को बचाकर मैं तेरे लिए बहुत ही प्यारी सी चूड़ियाँ ले आऊंगी। अब तो खुश है ना तू? नीलम की ये बात सुनकर गुड़िया को बहुत खुशी मिलती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और नीलम जैसे तैसे करके कुछ पैसे जमा कर लेती है और गुड़िया के लिए बहुत ही सुंदर चूड़ी खरीदती है। उन चूड़ियों को देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है और एक बार फिर से अपनी दोस्त रीता और बबीता से मिलने जाती है और उनसे कहती है, ये देखो रीता, मेरी माँ ने मुझे तुमसे भी सुंदर और प्यारी चूड़ियाँ दिलाई है। और तुम जानती हो मेरी माँ ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बबीता ने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई है और इसीलिए हमें हमेशा दूसरों की मजबूरी समझनी चाहिए और जरूरतमंदों की हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी माँ से जिद नहीं किया और मेरी माँ ने मुझे ये चूड़ियाँ दी। इस तरह से गुड़िया अपने दोनों दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रही होती है कि तभी उसकी नजर एक गधे के बच्चे पर पड़ती है जो अपने वजन से ज्यादा वजन ढो रहा था। ये देख गुड़िया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने दोस्तों से कहती है, बबीता देखो, वो गधा बेचारा कितना मासूम और छोटा है, पर फिर भी इसके ऊपर इससे ज्यादा वजन है। हमें उस गधे की मदद करनी चाहिए। वो तो गधा है ही, पर तो उससे भी बड़ी गधी है। अरे बेवकूफ, तू जानती है ना कि गधों को सामान ढोने के लिए ही रखा जाता है। अब गधे की पीठ पर बोझा नहीं होगा तो क्या होगा? रीता बिल्कुल ठीक कह रही है गुड़िया, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए।
इस तरह से रीता और बबीता वहाँ से चली जाती है और गुड़िया खुद उस गधे की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और उस गधे को रोककर उस पर से कुछ सामान उतार देती है और वो सामान हटाकर आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पहले एक बूढ़ी औरत आवाज देती हुई गधे की ओर आ रही होती है। अरे मेरी प्यारी चकली गधी, इतना बोझ अभी तुझे नहीं ढोना। ये तो बस अपना काम हल्का करने के लिए मैंने तेरी पीठ पर लादा था। इन सामान को तो मैं अभी उतारने ही वाली थी। अब रुक भी जा, मुझ बूढ़ी में इतनी जान नहीं कि तेरा पीछा करती रहूं। उस बुढ़िया को अपनी ओर आता देख गुड़िया गधे को पकड़ लेती है और जब बुढ़िया उसके पास आ जाती है तो गुड़िया बुढ़िया से कहती है, अम्मा ये गधा आपका है? बिटिया ये मेरा ही गधा है और इसका नाम मैंने चकली रखा है। मैं घर की साफ सफाई कर रही थी, बाहर कीचड़ था, इसलिए मैंने घर का सारा सामान इसकी पीठ पर रख दिया और ये सामान को लेकर जाने लगी और मैं बुढ़िया तब से इसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा हुआ जो तूने ही इसे रोक लिया। कोई बात नहीं अम्मा, मैंने इस गधे को रोक लिया है। अब आप इसे अपने साथ घर ले जा सकते हैं। बेटिया अब मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? तुम मेरी गधी को पकड़कर मेरे साथ घर ले जा सकती हो? अब गुड़िया बुढ़िया की मदद करने के लिए मान जाती है और उसके साथ उसके घर जाती है। अब गुड़िया खाली हाथ बुढ़िया के घर से जाने लगती है और तभी बुढ़िया गुड़िया को रोककर उसे आटा चक्की दे देती है और उससे कहती है, बेटा इस चक्की को तुम रख लो, ये जादुई आटा चक्की है। सिर्फ अच्छे लोगों का ही कहना मानती है ये, जो साफ दिल का होता है उसका। और तुमने मेरी मदद करके ये साबित किया कि तुम बहुत अच्छी हो। क्या जादुई आटा चक्की? पर ये जादुई आटा चक्की चलेगी कैसे अम्मा? मुझे तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। तुम इससे कहना, ओ मेरी प्यारी आटा चक्की चल जा और दिखा दे अपना जादू। तुम्हारे इतना कहते ही जादुई आटा चक्की अपना जादू दिखाएगी और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब तुम ही इसे रोक भी सकती हो। और इसे रोकने के लिए तुम्हें कहना होगा, ओ मेरी प्यारी जादुई चक्की, तूने अपना जादू बहुत अच्छा दिखाया, इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि तू रुक जा। अब गुड़िया जादुई आटा चक्की को लेकर घर जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। नीलम जादुई आटा चक्की का जादू देखने के लिए उसमें कुछ आटा डालती है और गुड़िया जादुई चक्की से कहती है, ओ मेरी प्यारी जादुई आटा चक्की, दिखा दे अपना जादू। गुड़िया के बोलते ही जादुई आटा चक्की चल पड़ती है और उसमें से बहुत सारा आटा निकलता है। ये देखकर नीलम को विश्वास नहीं होता, पर कुछ ही देर में उसके घर में बहुत सारा आटा जमा हो जाता है और चक्की बंद नहीं होती। ये देख नीलम गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटा, ये जादुई आटा की चक्की तो बंद ही नहीं हो रही, कुछ भी कर इसे बंद कर, वरना पूरे घर में आटा भर जाएगा। अब गुड़िया जादुई आटा चक्की को रोकने के लिए वही मंत्र पढ़ती है जो उसे बताया गया था, जिसके बाद घर में इतना सारा आटा देखकर नीलम और गुड़िया उस आटे को लेकर बाजार में बेचने जाती है और इस तरह से जादुई आटा चक्की की मदद से नीलम और गुड़िया अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारते हैं। एक छोटे से गांव में रानी अपनी जेठानी तारा और अपनी बेटी काव्या के साथ रहा करती थी। रानी का पति विनोद उसके जेठ के साथ एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करता था। तारा रानी के साथ नौकरों वाला बर्ताव किया करती थी क्योंकि वह घर तारा के नाम पे था, लेकिन अपने पति के वजह से तारा ने अपने देवर देवरानी को अपने घर में रहने की जगह दी थी। ऐसे ही एक दिन रानी घर का सारा काम कर रही होती है कि तभी फोन आता है। हेलो, कौन? मैडम, मैं फैक्ट्री से बात कर रहा हूँ।
फैक्ट्री में आग लग गई है जिसमें काफी लोग घायल हो गए हैं, तो कुछ की मौत भी हो गई है। आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए। ये खबर सुनते ही तारा और रानी हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उन दोनों को पता चलता है कि विनोद की मौत हो गई है और तारा का पति सुरेश कोमे में जा चुका है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन अब तारा रानी और उसके बेटे का खर्च नहीं उठा पाती और एक दिन रानी से बोलती है, रानी देखो, अब तुम्हारा पति जिंदा नहीं रहा जो कमाकर मुझे पैसे दे, और मेरे पति पहले से ही कोमा में है। घर चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं तो माँ बेटी को अपने साथ घर में नहीं रख सकती। लेकिन दीदी, इस घर में मेरा और मेरे पति का भी हिस्सा है। वो बात अलग है कि मेरे पति के आधा पैसा देने के बाद भी भैया ने ये घर आपके नाम कर दिया ताकि आप नाराज ना हो। तुम्हें जो कहना है तुम कह लो रानी, पर इस घर में अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम अपने बेटी के साथ मेरे घर से निकल सकती हो। इस तरह से तारा रानी को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। अब बेचारी अपनी छोटी सी बेटी के साथ दर बदर की ठोकरें खाती है, पर उसे रहने की कोई जगह नहीं मिलती। जिसके बाद उसकी नजर टूटे हुए मकान पर पड़ती है जो ठीक जंगल के नजदीक था। अब रानी अपनी बेटी चांदनी के साथ उस घर में चली जाती है और घर की साफ सफाई करने लगती है। ये देख चांदनी अपनी माँ से बोलती है, माँ, पापा के जाने के बाद बड़ी माँ ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? क्योंकि बेटा, अब तेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे और इसी वजह से ये घर अब हमारा नहीं रहा। तो क्या अब ये नया घर ही हमारा घर है माँ? हाँ बेटा, अब से तू और मैं इसी घर में रहेंगे। अच्छा बेटा, तू घर के अंदर ही रहना जब तक मैं खाने का कोई इंतजाम करके आती हूँ। और हाँ, जब तक मैं घर ना आऊँ बाहर मत जाना। ठीक है माँ। इस तरह से रानी बाहर जाती है और लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसे खाने के लिए नहीं देता। अब रानी निराश होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि एक गर्भवती महिला अकेले सामान को गाड़ी में रख रही होती है। ये देखकर रानी से रहा नहीं जाता और वो उस गर्भवती महिला की मदद करने के लिए जाती है और उसका सारा सामान एक एक करके गाड़ी में रखवा देती है। अब रानी वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद गर्भवती औरत उसे रोकते हुए उसे बोलती है, अरे बहन, तुमने मेरी इतनी मदद की, इसलिए तुम कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं, आप अकेली थी और ऊपर से गर्भवती हैं, इसीलिए मैंने आपकी मदद कर दी। अरे कोई बात नहीं, तुम ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। इस तरह से गर्भवती महिला रानी को कुछ पैसे देकर चली जाती है। अब रानी उन पैसों से अपनी बेटी के लिए खाना लाती है और घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बेटी बिना कुछ खाए ही सो गई। अब रानी चांदनी को उठाती है और अपने हाथों से खाना खिलाती है, जिसके बाद चांदनी अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, सारा खाना मुझे खिला दिया। हाँ बेटा, क्योंकि मुझे भूख नहीं है और तूने खा लिया ना, तो समझ कि तेरी माँ का भी पेट भर गया। इस तरह से चांदनी को खाना खिलाकर सुला देती है और अगली सुबह चांदनी को घर में छोड़कर वो काम की तलाश में जाती है और पूरे दिन काम ढूंढने के बाद आखिरकार शाम को उसको एक सेठ के घर माली का काम मिल ही जाता है। अब रानी रोजाना सेठ के घर जाकर पेड़ पौधों को पानी दिया करती और साथ ही साथ कभी कभी घर की सफाई भी कर दिया करती और बदले में मालिक उसे एक समय का खाना और कुछ पैसे दिया करता था। कुछ दिन तक सब कुछ सही चल रहा होता है और एक दिन अचानक जब रानी मालिक के घर जाती है तो मालिक उससे बोलता है, रानी, मैंने तुम्हारा हिसाब किताब कर दिया है, कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। मालिक, मुझसे कोई गलती हो गई क्या जो आप मुझे अचानक से काम से निकाल रहे हैं? आपकी वजह से ही मेरे घर की रोजी रोटी चलती है और आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं गरीब दुखियारिन क्या करूँगी? रानी, मैं तुम्हें काम से कभी नहीं निकालता, पर मेरे हालात खुद अच्छे नहीं चल रहे। मेरा ये घर बिक चुका है, अब इस घर का और गार्डन का मालिक कोई और है। इस तरह से रानी की आखिरी उम्मीद उसके हाथ से छीन जाती है। अब रानी रोती हुई घर जाती है और तभी वो देखती है कि रास्ते में एक गरीब औरत चक्की पीस रही है। उसके पास काफी लोगों की भीड़ है। उसे रानी देखती ही रह जाती है और पल भर में ही उसके पास से सारी भीड़ खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही रानी वहाँ से जाने लगती है, वो औरत वहीं बेहोश हो जाती है और उस औरत को बेहोश देख रानी उसके पास जाती है और उसके मुंह पर पानी की कुछ छींटे मारती है। वो औरत होश में आती है और रानी से बोलती है, शुक्रिया बेटा मेरी मदद करने के लिए। माँ जी, अब आपको अच्छा लग रहा है ना?
आप अचानक से बेहोश कैसे हो गई माँ जी? मैं कब से देख रही हूँ कि आप कितने आराम से चक्की चला चला कर आटा पीस रही हैं। बेटा, अब मेरी उम्र हो चुकी है, मुझसे ज्यादा काम नहीं हो पाता, पर भला हो मेरी इस जादुई चक्की का जो अपने आप चलती है। मैं तो बस इसे पकड़े रखती हूँ। क्या जादुई चक्की? अगर ऐसा है तो आप अपनी जादुई चक्की से कुछ अच्छा क्यों नहीं मांगती, जैसे अपने स्वास्थ्य के लिए? नहीं मान सकती बेटा, क्योंकि जब ये चक्की मुझे मिली थी ना, तब जादुई परी ने मुझे कहा था कि मैं लालच ना करूं, पर अपने बेटे बहू की बातों में आकर मैंने लालच किया और इस चक्की से बहुत कुछ मांगा। पर मेरे लालची बेटे ने ही मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया, जिसके बाद मैं रोड पर आ गई और ये जादुई चक्की अब बस मेरी इतनी ही मदद करती है कि मैं अपना पेट भर सकूं। बस मुझे आप ऐसे इंसान की तलाश है जो इस चक्की का ख्याल रख सके, और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इस जादुई चक्की के योग्य हो। लेकिन मैं आपकी जादुई चक्की नहीं चला सकती। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से ये चक्की दे रही हूँ। बस तुम मेरी तरह लालच मत करना और अपनी आवश्यकता अनुसार ही इस जादुई चक्की से कुछ मांगना। इस तरह से वो बूढ़ी औरत जादुई चक्की रानी को दे देती है। अब रानी घर जाती है और जादुई चक्की की मदद से कुछ पैसे कमाती है। जादुई चक्की उसे कुछ पैसे दे देता है। ये देख चांदनी बहुत खुश होती है और वो जादुई चक्की से बोलती है, हे जादुई चक्की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बस मैं और मेरी माँ कभी भूखे ना सोएं। मासूम चांदनी की इतना कहते ही जादुई चक्की उसके सामने तरह तरह के पकवान प्रकट कर देती है, जिसे खाकर चांदनी सो जाती है और रानी जादुई चक्की से बोलती है, हे जादुई चक्की, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुमसे अपना एक छोटा सा पेपर चालू करवाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे एक छोटी सी दुकान चाहिए और एक बड़ी चक्की चाहती हूँ, ताकि मैं कम पैसों में लोगों के गेहूं पीस सकूं और अपने घर की आर्थिक व्यवस्था को सही कर पाऊं, साथ ही अपनी बेटी को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ा सकूं। इतना बोलकर रानी सो जाती है और अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसका टूटा हुआ घर सही हो चुका है। उसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी। साथ ही उसके घर के बगल में उसकी खुद की एक चक्की की दुकान खुल चुकी है, जहाँ लोगों की भीड़ भी जमा हो चुकी थी। अब जादुई चक्की की मदद से रानी और उसकी बेटी एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती हैं। विधवा चुड़ैल का बदला। एक चुड़ैल जो कि सफेद साड़ी में होती है, वो रोती हुई गांव में जाती है और एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। कुछ देर बाद वो हवा में उड़ती है और गुस्से से बोलती है, कोई नहीं बचेगा। जिसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, अब वो सब देखेंगे एक विधवा चुड़ैल का बदला। मैं हर इंसान से बदला लूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अब कुछ दिन बाद ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन हरिया और रामू नाम के दो आदमी आपस में बात करते हुए अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि जैसे उनके साथ और भी कोई चल रहा है, जिसके बाद हरिया रामू से बोलता है, दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों के अलावा भी कोई तीसरा हमारे साथ चल रहा है। लगता है आज तूने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली। अरे तुझे कितनी बार बोला है, जब फ्री की शराब मिले तो इतना मत पिया कर कि तू अपना होशो हवास खो दे। इस तरह से रामू उसकी बातों को अनसुना करके एक बार फिर से चलने लगता है। तभी एक विधवा औरत भागती हुई पीछे से उन दोनों को आवाज देती है। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं और अपने सामने एक सुंदर सी विधवा औरत को देख उनके अंदर का जानवर जाग जाता है। वो दोनों उसे बुरी नजरों से देख ही रहे होते हैं तो विधवा औरत उन दोनों से बोलती है, साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय मेरी बूढ़ी सास के। उस सुंदर विधवा औरत को देख रामू और हरिया भी उसे गंदी नजरों से देखने लग जाते हैं, जिसके बाद रामू उसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर उससे बोल, अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ, चलो तुम हमारे साथ चलो। है। इस तरह से रामू और हरिया उस औरत को जंगल में ले जाते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वो विधवा औरत और जोर जोर से हंसने लगती है और हवा में उड़ने लगती है, जिसके बाद वो औरत
एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों मूर्खों को लगता है कि तुम दोनों मुझे यहाँ लेकर आए, जबकि सच तो ये है कि तुम दोनों मुझे यहाँ नहीं बल्कि तुम दोनों को तुम्हारी मौत यहाँ लेकर आई है। मैं वही विधवा आशा हूँ जिसके साथ तुम दोनों ने और तुम्हारे कुछ साथियों ने बदतमीजी की थी। आज मैं उसी बदतमीजी का बदला लेने के लिए आई हूँ। इतना बोलकर वो चुड़ैल उन दोनों के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव वालों को जब जंगल के बाहर उन दोनों की लाशें मिलती हैं, जिसके बाद पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। अब ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं और एक बार फिर वो चुड़ैल उस गांव में आती है जहां एक आदमी अपनी बीवी से लड़कर घर के बाहर सो रहा होता है। उस आदमी को घर के बाहर सोता देख चुड़ैल फिर से एक सुंदर विधवा औरत का रूप ले लेती है और उस आदमी के पास जाकर कहती है, साहब उठो ना साहब। चुड़ैल की आवाज सुनकर वो आदमी उठता है, जिसके बाद चुड़ैल उसे सम्मोहित कर लेती है और उसे अपने साथ जंगल की ओर ले जाती है। तभी उस आदमी की बीवी अपने पति को एक विधवा के साथ जाते हुए देख लेती है और वो अपने पति और उस विधवा औरत का पीछा करती है, जहाँ वो देखती है कि वो विधवा औरत एक चुड़ैल बन चुकी है और चुड़ैल बनने के बाद उसके पति को मार देती है। ये हादसा देखकर वो औरत बेहोश हो जाती है और अगली सुबह जब होश में आती है तो वो खुद को गाँव के अंदर पाती है, जहाँ कुछ गाँव वाले उससे बोलते हैं, अरे क्या हुआ था तुम्हें? तुम आज सुबह हम सबको जंगल के बाहर बेहोश मिली, आखिर तुम जंगल में क्या कर रही थी? अब वो औरत रोती हुई सारी बात गांव वालों को बताती है। जब सभी गांव वालों को चुड़ैल के बारे में पता चलता है तो वे सब डर जाते हैं और गांव के पंडित के पास जाकर सारी बात उस पंडित को बताते हैं, जिसके बाद पंडित सभी गाँव वालों को रात में मंदिर के पास आने के लिए बोलता है। रात होते ही सभी गांव वाले मंदिर के पास जाकर जमा हो जाते हैं और जब चुड़ैल अपने कातिलों से अपनी मौत का बदला लेने आती है तो वहां गांव में किसी को नहीं देखती, जिसके बाद उसकी नज़र गांव की भीड़ पर पड़ती है जो कि एक मंदिर के आगे होती है। अब चुड़ैल मंदिर के पास जाती है परंतु मंदिर के अंदर नहीं जा पाती, जिसके बाद वो चिल्लाती हुई पंडित से बोलती है, मेरे गुनहगारों को मंदिर के अंदर छुपाकर तूने सही नहीं किया। आखिर कब तक मेरे गुनहगारों को मंदिर के अंदर बिठा कर रखेगा? आखिर कौन हो तुम और क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हमें बताओ, कौन है तुम्हारा गुनहगार? पंडित के बोलने पर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तब सभी गांव वाले आशा को देख हैरान रह जाते हैं। इसके बाद विधवा चुड़ैल सभी गांव वालों से बोलती है, मैं वही आशा हूँ जिसे तुम सभी गांव वालों ने पत्थरों से मार मार कर इस गांव से निकाल दिया था। उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी। आशा नाम की औरत जो कि काफी गरीब होती है, उसके पति की हालत भी काफी खराब होती है। आशा अपने बीमार पति की हालत देखकर आधी रात को मनोज नाम के एक व्यक्ति के घर जाती है और उससे बोलती है, साहब मैं आशा हूँ, किशोर की पत्नी। उन्होंने आपके पास काम किया था। आज उनकी तबीयत बहुत खराब है, अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएंगे। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, हमारे कुछ पैसे आपके पास रह गए हैं। पैसे चाहिए? मिल जाएंगे, बस एक रात मेरे साथ रह लो। कभी नहीं। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती है, परंतु जब तक वो घर जाती है उसके पति का देहांत हो चुका था। अब आशा बिल्कुल अकेली थी। सभी लोग उसे गंदी नजरों से देखा करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी आशा अपने घर से बाहर निकलती तो सभी गांव वाले उसे विधवा बोलकर ताने दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब आशा पानी भरने के लिए कुएं के पास जा रही होती है तो एक औरत, पता नहीं कैसी औरत है, शादी करके जब ससुराल आई तो सास को खा गई और अभी शादी को साल भर भी नहीं हुआ है, पति को भी खा गई है। मनोज सही बोल रही हो बहन, अगर हम रोज सुबह शाम ऐसी औरतों का मुंह देखेंगे तो हमारे घर की खुशियां भी भंग हो जाएंगी। चलो यहाँ से। औरतों की ये बात सुनकर आशा के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है और वो रोती हुई घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब मनोज और उसके साथियों की नजर हर समय आशा पर ही होती है। ऐसे ही एक रात का समय होता है। आशा पानी लेकर घर जा रही होती है, तभी मनोज और उसके साथी उसे घेर लेते हैं और उसके हाथ से पानी का मटका फेंक देते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और एक पेड़ से बांधकर उसके साथ बदतमीजी करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब आशा इंसाफ के लिए सरपंच के पास जाती है, परंतु बिना उसकी बात सुने सरपंच ये बात सभी गाँव वालों को बता देता है, जिसके बाद सभी लोग आशा को पत्थरों से मारते हैं और गाँव से निकाल देते हैं। उस दिन गांव से निकलने के बाद मेरे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं था और इसीलिए मैंने एक नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली और आज मैं यहाँ अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। अगर तुम लोगों ने उस मनोज को बचाया तो मैं तुम सब गांव वालों से अपनी मौत का बदला लूंगी। आखिर
तुम सब भी तो मेरे गुनहगार हो। आशा, हम सभी गांव वालों को और हम औरतों को माफ कर दो। एक औरत होकर हम तुम्हारे दर्द को ना समझ सके और हमने तुम्हारे गुनहगारों का साथ दिया, तुम्हें पत्थरों से मारा और इस गांव से निकाल दिया। पर तुम चिंता मत करो, आज इस मनोज को इसके किए की सजा मिलेगी ही। नीतू बिल्कुल सही कह रही है आशा, परंतु तुम्हें भी हम सभी गांव वालों से एक वादा करना होगा। मनोज को मारने के बाद तुम गांव वालों को कुछ नहीं करोगी और यहाँ से चली जाओगी। ठीक है। अब सभी गांव वाले मनोज को मंदिर से घसीटते हुए चुड़ैल के हाथों में सौंप देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल मनोज को भी वही मौत देती है जो इससे पहले उसने उसके बाकी साथियों को दी थी। मनोज को मारने के बाद चुड़ैल हमेशा के लिए चली जाती है।